हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग रडार सिस्टम में इसके पिछले वाले लेक्चर में रडार एंटीना और डुप्लेक्सर के बारे में जाने थे। तो हम लोग टाइप ऑफ रडार में CW रडार, पल्स रडार के बारे में जान चुके थे। उसमें दो और टाइप के रडार सिस्टम थे, जैसे MTI और PPI। तो आज हम लोग MTI के बारे में जानेंगे। MTI का पूरा नाम क्या है? तो मूविंग टारगेट इंडिकेटर। ठीक है, ये मूविंग टारगेट इंडिकेटर ये फुल फॉर्म आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है क्या है। तो मूविंग टारगेट इंडिकेटर, इट मीन्स ये एक ऐसा रडार सिस्टम होगा जो क्या करेगा, ओनली मूविंग टारगेट के को ये क्या करने का काम करेगा, डिटेक्ट करने का काम करेगा। रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये क्या करेगा, मूविंग टारगेट वाले को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके उसको इंडिकेटर पे, कहने का मतलब डिस्प्ले पे इंडिकेट करने का काम करेगा। तो चलिए आइए हम लोग मूविंग टारगेट इंडिकेटर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जाने कि कैसे ये वर्क करता है। तो कह रहा है कि इफ द रडार इज used for detecting the movable target, then the radar should receive only the echo signal due to movable target। कह रहा है कि अगर कोई रडार सिस्टम इको सिग्नल को कलेक्ट कर रहा है, वो क्या हो रहा था, जब हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रेडियो वेव को ट्रांसमिट कर रहे थे रडार में लगे ट्रांसमीटर के हेल्प से, तो वो सिग्नल जब जा करके टारगेट से टकरा रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसके बाद पुनः जो रिसीवर पे रिसीव किया जा रहा था, वो जो टकरा करके रिफ्लेक्ट करके जो वापस सिग्नल आ रहा था, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, तो इको सिग्नल कह रहे थे। तो ये इको सिग्नल जो है आपका, जब ऐसा कोई रडार सिस्टम जो ओनली वो वाला इको सिग्नल को कलेक्ट करे, वो वाला इको सिग्नल को रिसीव करे, जो कि किसी टारगेट के मूवमेंट, वैसा टारगेट जो मूवमेंट कर रहा हो उससे रिफ्लेक्ट होने वाले सिग्नल को सिर्फ कलेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मूविंग टारगेट इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। वही कह रहा है कि दिस इको सिग्नल इज डिजाइर्ड वन। क्या होता है कि जो मूविंग वाला सिग्नल होता है, मूविंग टारगेट वाला सिग्नल होता है, उसी को ये रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आइए फिर कह रहा है कि हाउएवर इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रडार रिसीव द इको सिग्नल ड्यू टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन द एडिशन टू द इको सिग्नल ड्यू टू द मूवेबल टारगेट। कह रहा है कि हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिकल में क्या देख रहे थे कि हमारा जो रडार सिस्टम था वो क्या कर रहा था, तो मूविंग टारगेट के द्वारा तो वो वाला भी तो सिग्नल को ये कलेक्ट कर रहा था जो मूव कर रहा था टारगेट, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो स्टेशनरी सिग्नल्स थे, कहने का मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थे जो एक जगह पे स्थिर थे, उससे भी रिटर्न होने वाले सिग्नल को क्या कर रहा था, रडार सिस्टम प्रैक्टिकल वे में उसको भी कलेक्ट करने का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये जो हमारा द इको सिग्नल ड्यू टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज लैंड और सी आर कॉल्ड क्लचर। ये देखिए, ये इन कहीं पे भी आपको मिलेगा क्लचर क्या होता है। तो ये क्लचर क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी हो, इसके केस में जब मूविंग टारगेट MTI टारगेट मतलब मूविंग टारगेट इंडिकेटर वाले रडार सिस्टम में हम लोग एक क्लचर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, तो ये क्या करता है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ किसका इको सिग्नल कलेक्ट करता है, तो जो मूव कर रहा हो टारगेट उसी का ये सिग्नल को कलेक्ट करने का काम करता है। तो इसके अलावा जो स्टेशनरी पार्ट से इको सिग्नल आते हैं उन सभी को क्या नाम दिया गया है, तो क्लचर नाम दिया गया है। और वो जो स्टेशनरी पार्ट है उससे जो सिग्नल आ रहा है वो MTI रडार सिस्टम के लिए कैसा है, तो वो अनवांटेड सिग्नल है। क्यों? क्योंकि MTI रडार सिस्टम ओनली मूविंग टारगेट वाले सिग्नल को, इको सिग्नल को ही कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कह रहा है बिकॉज दीज आर अनवांटेड सिग्नल। यही इस MTI रडार सिस्टम के लिए जो क्लचर आ रहा है, कहने का मतलब जो स्टेशनरी पार्ट है
वो उससे जो इको सिग्नल आ रहा है वो इसके लिए क्या है, अनवांटेड सिग्नल है। उसके बाद कह रहा है कि देयरफॉर वी हैव चूज द रडार इन सच ए वे दैट इट कंसीडर ओनली इको सिग्नल ड्यू टू मूवेबल टारगेट व्हाट नोट कल्चर। कह रहा है कि ये ऐसा रडार सिस्टम है जो कि सिर्फ मूवेबल टारगेट से जो इको सिग्नल आएगा उसको ये रिसीव करेगा और अनदर क्लचर को ये रिसीव नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एमटीआई मूविंग टारगेट इंडिकेटर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछता है, 4 या 6 नंबर में आपको पूछ देगा। अब देखिए इसमें क्या है, मूविंग टारगेट के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते थे, तो एक डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करते थे, तो उसका यूज यहाँ पे किया जाता है। डॉपलर इफेक्ट क्या था, तो डॉपलर इफेक्ट में मैंने बताया था कि अगर टारगेट रडार की ओर मूवमेंट करता है तो वो जो इको फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाता है। जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट किया गया उसके फ्रीक्वेंसी और इको सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट आ जाता है। वो जो इंक्रीजमेंट आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर शिफ्ट या फिर डॉपलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ जब वो टारगेट क्या होता है, रडार से दूर जाता है तो वो जो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल था उसके फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। तो जितना फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ उसको हम लोग क्या कहते थे, तो डॉपलर शिफ्ट कहते थे। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें हम लोग डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारा क्या है, तो ये एमटीआई रडार सिस्टम है, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ट्रांसमीटर के यूज के बेसिस पे। इसमें अलग अलग तरह के 2 ट्रांसमीटर यूज किया जाता है, एक होता है पावर एम्पलीफायर ट्रांसमीटर और एक होता है पावर ऑसिलेटर ट्रांसमीटर। तो इन दोनों के यूज करने पे इसको अलग अलग 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं पावर एम्पलीफायर ट्रांसमीटर के यूज करके एमटीआई रडार सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को जानते हैं। चलिए आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एमटीआई रडार सिस्टम विथ पावर एम्पलीफायर। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें देखिए ये आपका एंटीना है, एंटीना क्या है, तो डुप्लेक्सर के द्वारा ये कनेक्टेड है। डुप्लेक्सर क्या होता है, तो डुप्लेक्सर लाइक ऐसे एक स्विच की तरफ वर्क करता है, जो क्या करता है, तो एक ही एंटीना को एट ए टाइम ट्रांसमिटिंग के दौरान ट्रांसमीटर से कनेक्ट कराने का काम करता है और रिसीविंग के दौरान रिसीवर सेक्शन से कनेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर के बाद ये पावर एम्पलीफायर, ये फेज मॉड्यूलेटर है और ये मिक्सर 2 है, लोकल ऑसिलेटर है, मिक्सर 1 है और ये आईएफ एम्पलीफायर है, फेज डिटेक्टर है, कोहेरेंट ऑसिलेटर है। ठीक है, तो इसमें 2-3 जो फ्रीक्वेंसी का टर्म यूज हो रहा है उसको आगे देख लेते हैं। तो एक है एफएल। एफएल क्या हो रहा है, तो एफएल है लोकल ऑसिलेटर वाला फ्रीक्वेंसी, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। एक है एफसी। एफसी क्या है, तो कोहेरेंट ऑसिलेटर से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है। और फिर एक है एफडी। एफडी क्या होता है, तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी, डॉपलर फ्रीक्वेंसी या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको हम लोग समझते हैं ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से। तो देखिए ये एंटीना है, एंटीना के बारे में आप लोग जान रहे हैं। एंटीना क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। सेम टू सेम यही एंटीना यूज हो रहा है, इसलिए ये दोनों का दोनों काम करेगा, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। डुप्लेक्सर स्विच की तरफ वर्क कर रहा है, ये क्या करेगा, डुप्लेक्सर का काम 2 काम, एक की ट्रांसमिटिंग के दौरान इस एंटीना को ट्रांसमीटर से कनेक्ट करना और रिसीविंग के दौरान इसको रिसीवर से कनेक्ट करना। ठीक है, तो देखिए आइए ट्रांसमिटिंग सेक्शन में देखिए ये पावर एम्पलीफायर है, ये पल्स मॉड्यूलेटर है। ये जो पल्स मॉड्यूलेटर है वो क्या करेगा, तो अपना पल्स मॉड्यूलेटेड फॉर्म में देखिए यहाँ इस वाले एम्पलीफायर को, पावर एम्पलीफायर को कौन सा इनपुट मिल रहा है,
तो एफ एल प्लस एफ सी। एफ एल क्या है, तो एफ एल है आपका लोकल ऑसिलेटर के द्वारा जो इनपुट मिला वो इस मिक्सर सर्किट को मिला। इस मिक्सर सर्किट में एक एफ एल आ रहा है और एक कोहेरेंट ऑसिलेटर के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी है वो आ रहा है। तो ये मिक्स होकर के यहां से आउटपुट क्या मिला, तो एफ एल प्लस एफ सी। ये वाला फ्रीक्वेंसी किसको गया, तो इस पावर एम्पलीफायर को गया। पावर एम्पलीफायर को एक और फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, पल्स मॉड्यूलेटर के द्वारा जो पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो मिल रहा है। तो वो वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल जो हमारा इनकमिंग सिग्नल है, ये वाला सिग्नल पल्स मॉड्यूलेटर की मदद से उसमें मॉड्यूलेटेड फॉर्म में हो गया और वो डुप्लेक्सर की मदद से एंटीना के द्वारा ट्रांसमिट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये एंटीना क्या होगा, इको सिग्नल जब आएगा तो उसको ये रिसीव करने का काम करेगा और रिसीव करने के बाद देखिए मिक्सर 2 को दे दिया गया। ये मिक्सर 2 को जो फ्रीक्वेंसी मिला वो क्या है, एफ एल। हम लोग ट्रांसमिट किए थे कौन सा फ्रीक्वेंसी, एफ एल प्लस एफ सी। तो इसमें या तो प्लस माइनस एफ डी हो गया है। एफ डी क्या हो गया, तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी। या तो अगर टारगेट की ओर आ रहा होगा, टारगेट है जो कि रडार की ओर मूवमेंट कर रहा होगा तो प्लस एफ डी हो जाएगा। टारगेट जो है रडार से दूर जा रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी। यहाँ दोनों कंडीशन में यहाँ अप्लाई हो जाएगा। फिर मिक्सर क्या करेगा, मिक्सर अपना इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम करेगा। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को आईएफ एम्पलीफायर की मदद से इसको एम्पलीफाई किया जाएगा। यहाँ पे देखिए एफ सी प्लस माइनस एफ डी वाला सिग्नल सिर्फ आउटपुट देगा, क्यों, क्योंकि मिक्सर सर्किट में जो हमारा लोकल ऑसिलेटर के द्वारा था एफ एल था वो क्या होगा, यहाँ से सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, एफ सी प्लस माइनस एफ डी वाला सिग्नल सिर्फ बचेगा। ये आईएफ एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर करके और फेज डिटेक्टर को दे देगा। फेज डिटेक्टर से जो आउटपुट आएगा वो एफ डी आएगा, वही जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी है आपका वो आएगा। और ये जो आउटपुट आएगा वो किसको दे दिया जाएगा, तो टू डिले लाइन कैंसिलर को दे दिया जाएगा। डिले लाइन कैंसिलर क्या होता है, तो ट्रांसमिटिंग के दौरान और उसके बाद रिसीविंग के दौरान जो टाइम डिले लगता है उसी को ये कैंसिल करने का वर्क करता है। ठीक है, इसको दे देगा। तो इसके बाद क्या होता है, तो आपका इंडिकेटर होता है जिसपे वो शो करता है कि कहाँ पे ये टारगेट है। अब यहाँ पे ये देखिए कोहेरेंट ऑसिलेटर, इससे जो फ्रीक्वेंसी एफसी निकल रहा है वो किसको जा रहा है, मिक्सर सर्किट को जा रहा है। फिर लोकल ऑसिलेटर से जो इनपुट है इसका वो इस मिक्सर 1 को भी जा रहा है। फिर इसी तरह से ये एफ एल प्लस एफ सी फिर से ये ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा। तो इस तरह से प्रोसेस करके ये हमारा एमटीआई रडार सिस्टम मूविंग टारगेट इंडिकेटर किसके हेल्प से, तो पावर एम्पलीफायर के हेल्प से इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं। वो सेकेंड वाला ऑसिलेटर के मदद से, पावर ऑसिलेटर के मदद से कैसे कर पाता है उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों, देखिए यही है आपका डिले लाइन कैंसिलर। ये जो पार्ट है वो क्या है, डिले लाइन कैंसिलर, जो अभी अभी हम लोग एमटीआई रडार सिस्टम में देख रहे थे। तो ये एमटीआई रडार सिस्टम में हम लोग फेज डिटेक्टर तक देखे थे। फेज डिटेक्टर के बाद जो आउटपुट आया था वो हमारा क्या था, एफ सी प्लस एफ डी। ठीक है, और इसी को आगे डिले लाइन को दे दिया जाता है। तो ये जो आपका इस डॉट 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 से ये घेरा हुआ ये किसका पार्ट है, तो ये डिले लाइन कैंसिलर का। डिले क्या होता है, तो जो हमारा डिले होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के बाद वो टारगेट से जाता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से रिसीव हो पाता है। तो इसमें जो टाइम डिले होता है इसी को ये कैंसिल करने का काम करता है। और इस टाइम पीरियड को कैंसिल करने के बाद वो क्या करता है, तो उस टारगेट का लोकेशन को फाइंड कर पाता है। तो ये डिले लाइन कैंसिलर में ये देखिए, डिले लाइन में टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए अभी अभी मैंने बताया 1/PRF होता है जो कि टाइम पीरियड होता है। ये PRF क्या है, तो पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी है, जो कि अभी अभी हम लोग पीछे पढ़े। और उसके बाद ये क्या है, एम्पलीफायर 2 है, एम्पलीफायर 1 है, उसके बाद ये सबट्रैक्टर है। और उसके बाद जो हमारा फाइनल होता है FC, जो कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी था उसको भी यहाँ पे सबट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये फेज डिटेक्टर से एक सिग्नल इधर आया, वो एम्पलीफाई होकर सबट्रैक्टर को गया, और इधर से एक सिग्नल एम्पलीफाई होकर के इस सबट्रैक्टर को दिया गया। और उसके बाद क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे FC है जो कि हटा लिया जाएगा, उसको सबट्रैक्ट करके हटा लिया जाएगा। उसके बाद हमारा फाइनल क्या बच जाएगा, तो FD बच जाएगा। और ये FD डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी, इसी की मदद से फिर ये जो फाइनली आउटपुट मिलेगा वो किसको जाएगा, तो MTI वीडियो आउट टू इंडिकेटर। ये वाला सिग्नल
उस इंडिकेटर को जाएगा जिसपे हम लोग उसको देख पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या होता है, तो ये डिले लाइन कैंसिलर की मदद से एमटीआई रडार सिस्टम का आउटपुट को हम लोग एक इंडिकेटर पे देख पाते हैं। तो चलिए ये दोस्तों हम लोग देखते हैं पल्स रडार सिस्टम में जो हमारा पल्स मॉड्यूलेटेड फॉर्म में जो ट्रांसमिट हो रहा था उसमें कुछ टर्म है जैसे पीआरएफ, पल्स रिपीटेशन टाइम, पीआरटी, ये सब क्या होता है कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पल्स रडार ट्रांसमिट्स ए ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स। क्या होता है, पल्स रडार के द्वारा जो आपका सेंड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है सिग्नल, वो क्या होता है पल्स के फॉर्म में होता है। वो कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर पल्स का ट्रेन के फॉर्म में करके इसको सेंड किया जाता है। इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए ये ईच पल्स कंसिस्टिंग ऑफ ए शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल एंड शोन इन फिगर। कह रहा है कि हर एक के जो पल्स होता है, हर एक पल्स एक शॉर्ट टाइम के लिए माइक्रोवेव सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो कैसे ये सेंड करता है इसको हम लोग आइए फिगर के हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पल्स है। ये देखिए ये एम्पलीट्यूड, ये पल्स का एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है और इसका जो विड्थ होता है उसको हम लोग टाउ से डिनोट कर रहे हैं। और देखिए एक पल्स के बाद दूसरा पल्स जितने टाइम पीरियड में रिपीट होता है उस वाले टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, तो टीपी कहते हैं। ये पल्स रिपीटेशन टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसमिटेड पल्स का ये वेव फॉर्म है और उसके बाद जब इको सिग्नल रिसीव होता है तो उस समय का वेव फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टी आर क्या है अभी अभी बताएंगे, इसको डिस्क्राइब करके हम बताएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए ये वाला जो लार्ज सिग्नल जो है वो क्या है, तो रिटर्न फ्रॉम टारगेट, ये टारगेट वाले को इंडिकेट कर रहा है। और ये देखिए ये जो सिग्नल है ये क्या है, तो टीएक्स लीकेज, ट्रांसमीटर लीकेज के सिग्नल है। फिर उसके बाद ये छोटा छोटा जो है वो क्या है, नॉइज और क्लचर है। क्लचर अभी अभी मैंने बताया। तो चलिए ये इसको थोड़ा और डिटेल में जाने कैसे इससे हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, तो उसको सोल्व करने के लिए समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए द पल्स हैज ए विड्थ, हर एक पल्स का एक विड्थ होता है और एक पल्स रिपीटेशन पीरियड, और उसका एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड पे वो क्या होता है, पल्स रिपीट होता है। तो जैसे इसके लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, वो फार्मूला क्या है टाइम पीरियड के लिए, तो 1/fp। यहाँ जहां पे fp क्या है, तो fp इज द पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। ये पल्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, और इसको शॉर्ट टर्म में पीआरएफ भी कहते हैं, और इसी को एक और नाम है पल्स रिपीटेशन रेट। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पे आपका न्यूमेरिकल भी आता है। ये ड्यूटी साइकिल क्या होता है, तो ड्यूटी साइकिल किसको कहते हैं, तो ड्यूटी साइकिल बराबर टाउ बाई टीपी इंटू 100 किया जाता है। ये हमेशा क्या होता है परसेंटेज में। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ड्यूटी साइकिल निकाले, टीपी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, टाउ का वैल्यू टीपी का वैल्यू दिया हुआ रहता है, और ड्यूटी साइकिल निकालने के लिए क्वेश्चंस में आता है। तो इसे याद रखिएगा। जहां पे फिर है द एवरेज पावर इज रिलेटेड टू द पीक पावर बाय, तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीटी टाउ बाई टीपी। जहां पे पीटी क्या है, तो ये पीटी इज द पीक पल्स पावर। पीक पल्स पावर को हम लोग पीटी के हेल्प से डिनोट करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला हैं जो कि आपको याद रखना है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। चलिए ये देखते हैं हम लोग, ये जो रेंज पल्स रडार में हम लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं वो इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग करते हैं। ये क्या है, आर बराबर रेंज बराबर 1/2 सी इंटू टी आर। टी आर क्या है, तो ट्रांसमिट करने के बाद सिग्नल को टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर के आने के बीच में जो टाइम पीरियड लग रहा है उसको हम लोग टी आर यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे सी क्या है, तो सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को अगर आर मैक्स के द्वारा निकाला जाता है तो आर मैक्स के लिए ये फॉर्मूला होता है सी टीपी/2 बराबर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी 2/fp। तो चलिए ये इस पे
हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से भी आए हैं। 5th सेम में हो सकता है कभी आया हो, मुझे याद नहीं, लेकिन 6th सेम में याद है कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आया था। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन? तो कैलकुलेट द रेंज ऑफ ए टारगेट इफ द टाइम टेकन बाय ए रडार सिग्नल ट्रेवल टू द टारगेट एंड बैक इज 100 माइक्रोसेकंड। कह रहा है कि एक टारगेट है, उस टारगेट से रडार से जब सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है तो वो जाता है और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है। तो इसका जो टाइम पीरियड लग रहा है, जिसको हम लोग डेल टी से भी डिनोट करते हैं, डेल टी वही ट्रांसमिट होने के बाद रिटर्न आने में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग डेल टी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल टी दिया हुआ है, गिवन दैट डेल टी कितना दिया हुआ है? 100 माइक्रो सेकेंड। और हम लोग सी का वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेंज के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग रेंज के लिए फॉर्मूला R बराबर C इंटू डेल टी बाई 2 यूज करेंगे। तो C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ पुट कर दिए। फिर उसके बाद है 100 माइक्रो सेकेंड डेल टी का वैल्यू। तो 100 इंटू तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है तो माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 यूज करेंगे और नीचे में बाई 2 है तो बाई 2 रहने देंगे। अब देखिए 3 इंटू 10⁸ इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पावर को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 इंटू 10 के पावर ये -2, 10 के पावर -2 नहीं 2, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 100 बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से ये 50 बार में, और ये हो जाएगा कितना? तो 300 इंटू 50 बराबर हो जाएगा 15,000 मीटर। और इसी को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो इस तरह से आपका रेंज ये कैलकुलेट हो गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इसका कैलकुलेशन करने का सिर्फ ध्यान देना है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो इसको ध्यान में रखिएगा।